यूपीएससी 2020 के अंतिम नतीजे आ चुके हैं। इस बार कई युवाओं के सपने साकार हुए हैं तो कईयों के सपने अधूरे रह गए हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि इस बार विदर्भ के कई युवाओं ने अपनी सफलता हासिल करके अपना तो नाम रोशन किया ही है, साथ ही साथ पूरे विदर्भ का भी नाम रोशन किया है। इन युवाओं में से ही एक हैं वर्धा जिले के हिंगन घाट के संकेत वाघे। आज की इस खास पेशकश में हम संकेत वाघे से खास बातचीत करेंगे, साथ ही उनकी इस सफलता के पीछे कैसा उनका अभ्यास रहा, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी और किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो संकेत, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने देश की सबसे उच्च शिखर पे जो पहुंचने के लिए जो परीक्षा है वो पास करी है, उसमें एक अच्छा मुकाम बनाने के लिए आपको सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं कि किसी भी सफलता पे पहुंचना है तो उसकी तैयारी बहुत साल पहले से शुरू हो जाती है। निश्चित ही संकेत, आपने भी कई साल पहले से इसकी तैयारी शुरू करी होगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आपके मन में यूपीएससी के लिए ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ, मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है? जी मैम, मैं जब कॉलेज लाइफ में हुआ करता था, मेरा बीएससी और एमएससी नागपुर में हुआ है। उस दरमियान कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मेरा ताल्लुकात आया और तब समाज के लिए कुछ कार्य करने की एक प्रेरणा जागृत हुई। लेकिन इस बात का एहसास भी हुआ कि यदि हम सरकार में रहकर इन सारे सामाजिक तबकों की ओर बढ़ना चाहे, इनकी मदद करना चाहे, तो शायद हम वाइडर स्केल पर इनकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे कुछ अधिकारियों के साथ संबंध आने पर, कांटेक्ट आने पर मुझे पता चला कि यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से हम हमारे ड्रीम जो है, हमारा जो एम्बिशन है, उसको पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए 2018 में मेरा एमएससी कंप्लीट होने के पश्चात मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने का निर्णय लिया। आपने तैयारी किस तरह से शुरुआत की? ये तो हो गया कि आपके मन में आया कि हाँ, कुछ अपने समाज के लिए करना है, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी पहचान बन सके और आपके कार्य से दूसरे को भी प्रेरणा मिले। लेकिन आपने तैयारी कैसे शुरू करी? मैम, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चीजें आवश्यक होती है। एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होना आवश्यक होता है, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट के रूप से देखते हैं। और दूसरा, कौन से रिसोर्सेस हमें यूज करना है उसके ऊपर। तो पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए एनसीईआरटीज की रीडिंग करना आवश्यक होता है और हर जो कुछ बुनियादी विषय होते हैं उसकी कुछ बेसिक सोर्स बुक होती है। तो 6ठी से 12वीं तक लगभग पूरी एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ना और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऐसे बेसिक विषयों के लिए एक या दो कोई बेसिक रेफरेंस बुक्स को रेफर करना। यूपीएससी के सिलेबस में जितना बताया गया है उसके ऊपर पिन पॉइंटेड फोकस से अगर हम पढ़ाई करें और टाइम मैनेजमेंट करें तो इस प्रकार से किया जा सकता है और मैंने यही पूरा फॉलो किया। आपका स्कूल क्या सीबीएसई से ही हुआ है या स्टेट बोर्ड से हुआ है? मैम, मेरा एजुकेशन स्टेट बोर्ड से हुआ। स्टेट बोर्ड से होने के बावजूद आपने फिर से सीबीएसई से पूरी पढ़ाई करी, एक तरह से कहें तो आपने स्कूलिंग पूरी करी और फिर जाके आपने परीक्षा दी है। मैं जानना चाहूँगी कि संकेत, आपका ग्रेजुएशन किस विषय से हुआ था, क्योंकि बहुत मायने रखता है कि आप ग्रेजुएशन किस में किए और फिर यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट रखे? मैम, मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया है नागपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से और मेरे जो कोर सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। संकेत, आपका विषय ग्रेजुएशन में साइंस था, तो फिर आपने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी तो आपने कौन से विषय को चुना? क्या विज्ञान ही रखे थे या कोई और विषय को आपने चुना था? जी मैम, मेरा ग्रेजुएशन में विषय साइंस रहा, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते समय मैंने ऑप्शनल के रूप में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यह विषय चुना था। क्योंकि इस विषय में मुझे बुनियादी इंटरेस्ट भी रहा था और एक रियलिस्टिक डिसीजन के रूप में अब तक यूपीएससी का अगर परफॉर्मेंस देखे तो इस विषय में स्कोरिंग भी अच्छा हो रहा था। इसलिए मैंने एक प्रैग्मेटिक निर्णय लेते हुए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इस विषय को चुना। संकेत, आपने बताया कि आपने पॉलिटिकल साइंस को अपना मेन सब्जेक्ट चुना था, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इस सब्जेक्ट को चुनने के पीछे का आपका मकसद क्या था? जी मैम, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो ऑप्शनल विषय होता है उसको बहुत वेटेज होता है। मतलब लगभग 2025 मार्क में से 500 मार्क का वेटेज ऑप्शनल विषय को होता है और यदि ऑप्शनल में आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है तो आपका फाइनल लिस्ट में रैंक आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है
कि आपके इंटरेस्ट के आधार पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन चुनना चाहिए जो अच्छे रूप से आपको स्कोरिंग भी दे और जिसका मार्केट में अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो, इसके सोर्सेज अच्छे से अवेलेबल हो। तो इन कुछ मापदंडों के आधार पे हमें ऑप्शन की चुनाई करनी चाहिए। तो कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए और उसका स्कोरिंग अच्छा होना चाहिए। इस कोरोना काल में किसी के लिए भी अपना सफ़र आसान नहीं रहा है। हर किसी को कोरोना के साथ कुछ न कुछ मुश्किलें आई हैं। आपके लिए भी ये दौर काफ़ी मुश्किल भरा रहा होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? अब आपकी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, नई जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपने जब कोरोना के संघर्ष के साथ अपनी तैयारी की तो वो कितना मुश्किल भरा रहा? जी, हम निश्चित ही कोरोना का जो संकट आया था वो सबके लिए अनभिज्ञ था, लेकिन थैंक्स टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण और अच्छी अच्छी ऐप्स अवेलेबल होने के कारण घर बैठे भी हम लोग पढ़ाई कर पाए। तो एक यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए एक एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर का होना आवश्यक होता है। आपके इर्द गिर्द पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों का होना आवश्यक होता है। उसमें निश्चित हमें दिक्कत गई, लेकिन ऑनलाइन सोर्सेस होने के कारण पूर्ण रूप से अच्छे से मैनेज हुआ। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशन, इसके माध्यम से हमें हेल्प हुई। तो पिछले 1.5 साल में लगभग यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट्स ने ये नए टेक्नोलॉजीज को और नए वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया और मैं मानता हूँ कि ये एक आशावादी कदम है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का कितना महत्व है? क्योंकि आपने रेगुलर कोचिंग तो नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो रेगुलर कोचिंग करते हैं और एक जो सिर्फ कहीं से सपोर्ट लेते हैं और फिर अपनी तैयारी करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बेसिक ग्रेजुएशन कर लेते हो तो कोई भी विषय सेल्फ स्टडी के माध्यम से समझने का और आकलन करने की क्षमता आप में होती है। इसीलिए रेगुलर कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये तो हर व्यक्ति के अपने अपने एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। लेकिन 2 चीजें आवश्यक है, एक तो प्रॉपर गाइडेंस और दूसरा टेस्ट सीरीज और रेगुलर इवैल्यूएशन। तो रेगुलर कोचिंग भले ही आप ले या ना ले, आपकी पर्सनल चॉइस, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होना चाहिए और टेस्ट सीरीज आपको निश्चित रूप से सॉल्व करना चाहिए। ये जो है यूपीएससी को पास करने का मंत्र है। तो मैं मानता हूँ कि रेगुलर कोचिंग आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अपने हर व्यक्ति ने अपना अपना मापदंड इसमें डिसाइड करना चाहिए। विदर्भ के वर्धा जिले के हिंगन घाट से लेकर अब आपका सफ़र देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचेगा, प्रशासकीय अधिकारी हो या आप पुलिस अधिकारी बने। क्या कहेंगे आप, खास करके छोटे शहर के जो युवा हैं, जो जिनमें मन में ये एक चाह है कि हाँ मुझे भी यूपीएससी क्लियर करना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी मैम, मैं मेरे सारे भाइयों बहनों से जो कि यूपीएससी की परीक्षा करने का और देश सेवा करने का एक जज्बा रखते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप किस पार्श्वभूमि से आए हो, आप ग्रामीण भाग से हो, आप शहरी भाग से हो, ये सब दुय्यम है। अगर आपके मन में सच में कुछ कर गुजरने का हौसला हो, खुद पर विश्वास हो और राष्ट्र की सेवा में खुद का योगदान देने का एक संकल्प हो, तो आप ये कर सकते हो। मन में किसी भी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मेहनत पर विश्वास करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो और सफलता आपके कर्मों में है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल यूपीएससी या एमपीएससी ही एकमात्र मार्ग नहीं है राष्ट्र की सेवा करने का। आप जिस भी क्षेत्र में जाए, पूर्ण लगन के साथ और पूर्ण कर्मों के साथ अगर आप अपना समर्पण दें, तो आप निश्चित ही सफल हो पाओगे और राष्ट्र में योगदान दे पाओगे। बहुत ही अच्छी सलाह है आपकी। संकेत में जानना चाहूँगी कि आपके परिवार का किस तरह से इसमें योगदान रहा है, क्योंकि आप 12वीं के बाद ही नागपुर में रह के पढ़ाई की और उसके बाद आगे तैयारी के लिए पुणे चले गए। तो परिवार से दूर रह के पूरी तैयारी करना और उसमें आपको अपने माता पिता का सपोर्ट कैसे मिलते रहा? जी मैम, ये बात सही है कि मैं लगभग 10 सालों से अपने घर से दूर रहा हूँ। तो एक रूप से जो इमोशनल सपोर्ट होता है मेरी माँ का, मेरी बहनों का, मेरे भाई का, मेरे पिताजी का बहुत है मुझे। जब कभी भी मुझे आई क्विट ऐसी फीलिंग आती है, तो मेरी माता हमेशा मुझे मोटिवेट करती है और वो हमेशा मुझे बताती है कि बेटा क्विट करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तुम कम पड़ोगे वहाँ हम आपकी सहायता करने के लिए है। और इस प्रकार से एक इमोशनल सपोर्ट, एक बॉन्डिंग जो होता है, जो हर बच्चे का अपने माँ के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, वो है। तो उनका योगदान अतुलनीय है। मैं मानता हूँ कि उनके योगदान के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर ये अचीव करना मेरे लिए सफल नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स।
बिल्कुल सही बात है कि जब अपनों का साथ मिले तो राह चाहे कोई भी हो वो कठिन नहीं होती, वो आसान हो ही जाता है। और इस बात को विदर्भ के बेटे संकेत वाघे ने भी साकार करके दिखाया है। संकेत, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने अपना कीमती समय यूसीएन को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं एंड थैंक्स टू द यूसीएन एज वेल।